फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं राम मंदिर चोरी। तो चलो पता करते हैं क्या डिटेल्स हैं। काफ़ी कमेंट्स से ये भी पता चला कि भाई जो भी हुआ है उसमें जिस जो जो लोग थे उसमें जो चोरी करने में उनका था, उन सबको पकड़ा गया है, उन पे एक्शन हो रहे हैं और बहुत जल्दी किया जा रहा है। तो कई अगर कुछ पिन पॉइंट करके ऐसे लग रहा है कई वीडियोस में वो कोशिश कर रहे हैं इसको कनेक्ट करने की मोदी जी के साथ। देखो, मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्ट करने का मुझे लॉजिक अब समझ नहीं आता, क्योंकि अगर नीचे कोई चोरी कर रहा है तो आप जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर उसको थोड़ी को कहोगे कि भैया तुमने गलती की है। तो ब्लेम कैसे वहां पे चला जाता है समझ नहीं आया। ये तो ऐसे हुआ कि किसी स्टूडेंट ने चीटिंग की एग्जाम में और तुम प्रिंसिपल के पीछे पड़ जाओ कि स्टूडेंट ने चीटिंग की, उसने चोरी कर ली, तो भैया वो प्रिंसिपल क्या करे? वो कोशिश तो प्रिंसिपल नहीं कर रहा है, अब वो एक्शन लेगा ना उस बंदे के ऊपर। उन्होंने तो प्रॉपर सिस्टम किया है कि भैया बच्चे चोरी ना करे, टीचर भी है। वो चला गया बाथरूम में चुपके से और वहां पे जैसे होता है कि भैया बाथरूम में जाके उसने चीटिंग की और फिर उसको पकड़ा गया, टीचर ने पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद तुम ये तो नहीं कहोगे क्योंकि उसने चोरी किया प्रिंसिपल की गलती है, प्रिंसिपल अब उसके ऊपर एक्शन लेगा। वैसे ही मोदी जी का जब पता चला अब उन लोगों को पकड़ के उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो वही है, अनलेस अनटिल कोई कनेक्शन ऐसा हो कि नहीं जी ऊपर से उन्होंने ऐसा किया, प्रिंसिपल भी मिली हुई थी। तो ये बात सोचने की, हर चीज मुझे समझ नहीं आता, कुछ गड़बड़ हो जाए देश में वो सीधे भैया बीजेपी की गलती है, वो है, अनलेस अनटिल दिखे कि भैया कुछ कनेक्शन है। चलो पर देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और शाउट आउट्स भी देने जो और नए सिल्वर मेंबर्स ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो कल मोस्ट लाइकली कोशिश करेंगे कि कल जो नए आए हैं उनके भी अब शाउट आउट्स दे दें। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं भैया ये राम मंदिर में जो चोरी हुई है इसका अंदर चल क्या रहा था और कौन है और किसको पकड़ा और क्या किया गया। राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। शर्म ही नहीं आई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जब ये सारी चीजें उठा के ट्वीट की, बीजेपी एमएलए ने 20 लाख में पंडित से जमीन खरीद के 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। भगवान राम का 3 किलो का हार 1 किलो की चरण पादुका नकली सोने से बदल दोगे। नकली सोने से बदल दी। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कर दी। ये तो हमने भी सुना था। एसबीआई के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल के अपने लड़के लगवा दिए। ये 12,000 की सैलरी पे 25-25 लाख के मकान बना रहे हैं। 12 लाख की सैलरी है, 25। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मंदिर के 11 लैंड डॉक्यूमेंट जब एसआईटी को पकड़ाए, इन्होंने छुप के मंदिर का जो काउंटिंग रूम था उसमें हिडन कैमरा लगवा दिए। 15 में से 12 लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसे डाले। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। गरीब के जुड़े हुए हाथों से चढ़ाए हुए पैसों को चुरा के ले गए। देखिए कौन है। देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर में डेली लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इनमें से कोई बूढ़ा किसान होता है जो अपनी फसल काटने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान राम को चढ़ाने आता है। कोई माँ होती है जो घर के खर्चे में से कटौती करके नोट जोड़ जोड़ के लेके आती है। कोई मजदूर होता है जिसकी कोई विश पूरी होती है और वो उस खुशी का टुकड़ा भगवान राम तक पहुंचाना चाहता है। ये जितने लोग राम मंदिर में आते हैं ये सिर्फ एक विश्वास के साथ घंटों लाइन में लगते हैं कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा भगवान राम तक पहुंचेगा। लेकिन मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको भगवान को पैसा देना है तो आप मंदिर में डालिए, भगवान तक पहुंचता है पैसा। इन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया गया है। आपने अपनी जिंदगी में हर तरीके का स्कैम और लूट के बारे में सुना होगा, बैंक की लूट, घरों की, तिजोरियों की। लेकिन अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा होकर घूम रहे हैं जो राम मंदिर के अंदर घुस के भगवान राम के नाम का अरे हर जगह पे चोरियां करते हैं, गंदे लोग हर जगह होते हैं, पर यहाँ पे देख के ज्यादा शौक हो रहा है क्योंकि लार्ज स्केल में हुआ है। डोनेशन आप करते हैं अच्छाई के लिए कि मैं डोनेट करूंगा पैसा, मंदिर वाले उसका कुछ अच्छा करेंगे, गरीब लोगों की हेल्प करेंगे, मंदिर की बेटरमेंट करेंगे, एरिया अच्छा करेंगे, वहाँ पे जो काम वर्कर्स कर रहे हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, सफाई, वो सब उनको उनके लिए रोज का फ्री खाना खिलाएंगे, समथिंग लाइक दैट कि गरीबों को हेल्प हो जाएगी, हर एक को सुविधा। इसके लिए लोग डोनेट करते हैं, इसलिए नहीं कि भगवान तक पैसा। भगवान जी के पास तो कभी जाना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं जाना। वो तो आप जब चढ़ावा चढ़ाते हो वो इसलिए चढ़ाते हो कि आप जो है उस पैसे से मंदिर के लिए, वहां के आसपास अगर वो जो भी अच्छा काम मंदिर वाला करने चाहते हैं वो उसमें यूज हो जाए भगवान जी के नाम पर।
हवा चुराने पे उतारू हो गए। चारों तरफ टीसीएस के सीसीटीवी कैमरास, ऑडिट टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ, देश के सबसे सिक्योर कैश रूम में से एक। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों पे भरोसा करके राम मंदिर के दान की निगरानी का जिम्मा दिया था, उन्हीं के नाम आज एफआईआर में है। और ये है ना? सारे लोग जिन गुड। पे भरोसा किया गया था, एक गैंग की तरह मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि कैमरे के सामने, ऑडिट के नीचे, बैंक के सिस्टम के अंदर मिलके ये सारी चीजें करी कैसे गई। हाँ, वही तो देखना है। देखिए 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, तो उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया था, ताकि राम मंदिर कैसा बनेगा, पैसा कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीजें ये ट्रस्ट करवा सके। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इंडिया में जो भी बड़े बड़े मंदिर है, वहां वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति, इन सारे मंदिरों के भी ऐसे ही ट्रस्ट है जो मंदिर को मैनेज करते हैं। और ये ट्रस्ट पैसा कैसे ले रहा है, उसका क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। और अगर आप चाहो तो आप क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट की निगरानी रहती है मंदिरों में, जो बाकी रिलीजन्स के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, क्या वहां पे भी गवर्नमेंट की निगरानी रहती है कि सिर्फ मंदिरों में ही रहती है? अगर यहाँ है तो सबकी जगह भी होना चाहिए। आरटीआई डाल के मंदिर के अंदर क्या चल रहा है ये आप पता कर सकते हो, ये आपका हक है। लेकिन राम मंदिर के केस में क्या होता है कि एज पर कोर्ट ऑर्डर, जब 3 महीने के बाद 5 फरवरी 2020 को जब बीजेपी गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया, तो इसमें इन्होंने एक चीज की, इस ट्रस्ट को इन्होंने एक ऑटोनोमस ट्रस्ट बनाया। मतलब कि ये ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह रन करेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के ट्रस्ट को ऑटोनोमस बना के, तो अच्छा किया उन्होंने कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, जैसे अगर बाकी वर्शिप ओके में नहीं होता होगा शायद। गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो बाहर कर दिया। तो ऑन पेपर तो ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर दिख रहा था। आप इसमें बाकी मंदिरों की तरह आरटीआई वगैरह नहीं डाल सकते थे। लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो लोग रखे गए वो ऐसे रखे गए जिनके कनेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट से थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 में से 12 मेंबर खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए। जैसे नृपेंद्र मिश्रा, ये 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे ही ट्रस्ट में वीएचपी और आरएसएस के लोग भी थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया, ये बचपन से आरएसएस से जुड़े थे। इसी के शक हुआ है ना, इसने कब लेकी है। लेकिन फिर जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो इसमें आरएसएस ने इनको वीएचपी में भेजा। तो ये विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर कामेश्वर चौपाल जी को बनाया गया, ये बीजेपी के एमएलसी भी रह चुके थे। ऐसे ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाह थे। इस ट्रस्ट में इनको सेल्स और परचेज संभालने का काम दिया गया। इनका जो ऑफिस था मंदिर के डोनेशन काउंटिंग सेंटर के जस्ट बगल में ही था। तो कहने का मतलब है कि ऑन पेपर ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर था, एक ऑटोनोमस ट्रस्ट था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। लेकिन ट्रस्ट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्शन रखने वाले लोग थे। तो ऑटोनोमस ट्रस्ट होने की वजह से मंदिर को बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना चंदा आया, गवर्नमेंट ये सारी जानकारी देने से मना कर सकती है। आप बाकी मंदिरों के ट्रस्ट की तरह राम मंदिर के ट्रस्ट में आरटीआई नहीं डाल सकते। इनफैक्ट आरएसएस के भी कई मेंबर्स थे, उन्होंने इस ट्रस्ट के ऊपर आरटीआई भी डाली थी। लेकिन गवर्नमेंट आरटीआई क्या होती है बताना, ये क्या चीज है? ने इसकी रिगार्डिंग कोई रीट नहीं दी। आरएसएस के फॉर्मर मेंबर कैलाश चंद्र मुंद्रा, Right to इन्होंने आरटीआई डाल के information. ट्रस्ट अच्छा, को जो टैक्स में छूट दी गई थी, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो सीबीडीटी ने मना कर दिया था कि ये ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने लोग अपॉइंट किए, गवर्नमेंट ने खुद टैक्स में छूट दी, लेकिन जो डोनेशन आ रही थी उसके हिसाब के लिए अगर आरटीआई डाली जाए तो उस केस में आपको डिटेल्स नहीं दी जाएंगी। पब्लिक पैसा दे सकती है लेकिन उसका हिसाब नहीं ले सकती। और ये डिटेल में बार बार इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसका बाकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भी यही होता है क्या कि वो कोई पूछ नहीं सकता? गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकती, मगर अगर इंक्वायरी हो जाए दे विल हैव टू प्रोवाइड। अच्छा, यही है। मेरे तो ये सोच ट्रस्ट में। जब बन गया और इसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो अयोध्या के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, यहाँ पे ट्रस्ट का एक जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट खोल के पूरे देश से डोनेशन आना चालू हुआ। और ये जो पूरा डोनेशन लेने का जो प्रोसेस था और जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसके 7 महीने बाद नवंबर 2020 को ट्रस्ट के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्राइवेट ऑडिट फर्म को बुलाया और पूरे प्रोसेस को ऑडिट करवाया। अब इस ऑडिट फर्म ने आके जब ऑडिट किया तो एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, इस ऑडिट फर्म ने कहा कि जिस तरीके से पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट चल रहा है ये हाईली अनप्रोफेशनल है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसमें ना तो कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, ट्रांजैक्शन भी ऐसी की जा रही है जिसमें सेकंड और थर्ड चेक नहीं है। और फर्म ने कहा कि अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं सुधारा गया तो चोरी और इनएप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन होने लगेंगे। ऑडिट फर्म ने ये जो वार्निंग दी थी इसके ऊपर काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस वार्निंग के बाद प्रोसेस को सही करने की बजाय ऑडिट फर्म की इस वार्निंग की फाइल को दबा दिया गया। ट्रस्ट की वेबसाइट पर ना कोई एसओपीज, ना कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कुछ भी मेंटेन नहीं किया गया। और इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे चलता रहा। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो एक दीनानाथ वर्मा नाम से एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था जो इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था। तो एक दिन काम करते करते इसने नोटिस किया कि ये जो एल्यूमिनियम के काम का जो बिल है ये जानबूझ के 1.5 गुना ज्यादा बनाया जा रहा है। अब ये चीज देख के दीनानाथ वर्मा ने जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसने बोला कि 40% कमीशन हमें ट्रस्ट के अंदर डॉक्टर अनिल मिश्रा जो है उनको देना पड़ता है, इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब वो खा रहा है कि मैं तुमको दूंगा,
ये काम तुमको दूंगा, बदले में तुम मुझे इतना परसेंटेज जो है पैसा दे दे। वो अपना फायदा निकाल रहा है वहां से कि मैं इसमें कमाई करूं, जिसका काम सिर्फ ये था कि जो बेस्ट डील दे रहा है उसको दो, Yes. वो काम करेगा। करप्शन कर रहा है, first करप्शन, बंदा पकड़ा वही गया। करप्शन। दीनानाथ वर्मा, इन्होंने जाके ऑब्जेक्शन किया तो सबसे पहले इनकी पेमेंट रोकी गई और फिर इनको इनकी जो इंजीनियरिंग की ड्यूटी थी इससे हटा दिया गया। वही तो और ये जो डिटेल मैंने आपको बताई, ये सच्चा इंसान दबता है। दीनानाथ ने खुद बताई कि उनको जान से मारने तक की धमकी दी गई। एएनआई और न्यूज़ग्राम ने भी इसको रिपोर्ट किया, लेकिन जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था उस समय बात ज्यादा नहीं फैली, उस समय दब गई थी ये बात। तो काफी टाइम तक कुछ नहीं होता है और फिर राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था वो कुछ ही सालों के अंदर पूरा हो जाता है और 23 जनवरी 2024 को राम मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। और खोलते ही ऑन एन एवरेज शुरू में ही 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा आने लगता है और फेस्टिवल्स में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, 50 से 60 लाख रुपए तक चढ़ावा पहुंचने लगा। ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए 4 ऑटोमेटिक हाईटेक काउंटिंग मशीन लगाई गई, कंप्यूटराइज रिसीट काउंटर, एक्स्ट्रा डोनेशन बॉक्स रखे गए। लेकिन डे बाय डे चढ़ावा इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इसको मैनेज करना आसान नहीं हो रहा था और इसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट ने फिर 2 चीजें की। एक तो राम मंदिर से 200 मीटर दूर फैसिलिटी सेंटर के एक बड़े से बेसमेंट के अंदर सिक्योर काउंटिंग रूम बनाया गया, सीसीटीवी वगैरह सारी चीजें लगा दी गई ताकि जो भी चढ़ावा है इसके अंदर काउंटिंग सही से हो सके। दूसरी चीज ट्रस्ट ने ये की कि एसबीआई जो बैंक था इसके साथ एक एमओयू साइन किया ताकि ये जो सारा काम चल रहा है ये प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा सके। इस एमओयू को साइन करने के बाद फिक्स हुआ कि पैसा इकट्ठा करने से लेकर गिनने और बैंक पहुंचाने तक का जो पूरा प्रोसेस है ये एसबीआई और एसबीआई के ऑफिसर मिलकर देखेंगे। अब एसबीआई के साथ जब ये एमओयू साइन हुआ तो यहां से काम के लिए एसबीआई को प्रॉपर्ली इंटरव्यू वगैरह लेके उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हायर करना था, लेकिन ये करने की बजाय हायरिंग जुगाड़ और कौन ट्रस्टी का खास है उसके बेसिस पे होने लगी। सबसे पहले ट्रस्ट में जो चंपत राय थे यही सब कर रहा होगा, अपनी जान पहचान वाला सब करने की कोशिश में होगा, देखते हैं। उनके क्लोज रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह, इनको मंदिर से बैंक तक डोनेशन और चढ़ावा ले जाने वाली टीम में ऐड कर दिया गया। वही तो अपनी तो ये पंगे कर रहा है। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एक बैंक ऑफिसर ने उनको बताया कि जब ये हायरिंग हो रही थी तो एसबीआई के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि उनके जो लॉयल हैं सिर्फ उनको ही रखा जाए। तो जो हायरिंग भी हुई वो प्रॉपर्ली प्रोफेशनल्स को हायर करने की बजाय एसबीआई के ऊपर प्रेशर डाल के जान पहचान वालों को रखा गया। अब इसके बाद एसबीआई को प्राइवेट सिक्योरिटी और कैश हैंडलिंग के लिए भी हायरिंग करनी थी, तो इस काम के लिए एसबीआई ने बनारस की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज को ये काम आउटसोर्स कर दिया और यहाँ भी क्वालिफाइड और प्रोफेशनल्स को रखने की बजाय बिना कोई इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो करे ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे उनकी सिफारिश पे अयोध्या के लोकल लोगों को रखना शुरू कर दिया गया। और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। मनीष यादव ये चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा था, इसको माय गॉड वो सैनिक सिक्योरिटी सर्विस चंपर या जो भी है बंदा, ये पंगे वाला चंपतिया ने बहुत- सब कुछ किया। ये बहुत ही में प्रेशर बना के कैश चंपत हो काउंटिंग के गया काम के लिए रखा गया। ऐसा, ऐसे ही माल लेके। अनुकल्प मिश्रा, ये लव कुश मिश्रा का जीजा था। सारे रिश्तेदार अपने ही भर लिए हैं। लव कुश मिश्रा इसका नाम। पता नहीं। ये दोनों के दोनों ट्रस्ट के लव मेंबर कुश अनिल मिश्रा। मिश्रा के रिश्तेदार हैं। इन दोनों को नोटों की गिनती और जो चढ़ावा था उसका वाउचर तैयार कर पढ़ाई लिखाई क्या थी इसकी? इन लोगों को किस बेसिस पे ले रहे हैं? ये क्या इन्होंने कोई डिग्रियां ली हुई थी इस कामों की? कैसी किसी को भी उठा के ले गए? ड्राइवर को ये बना दिया, उसके रिश्तेदार को उसके जान भतीजे। पहचान के बेसिस हद हो गई। क्वालिफिकेशन है नहीं ऐसे कामों की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। करने के लिए रखा गया। चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर रमाशंकर उर्फ तीनू यादव, ये मंदिर के अंदर की एडमिनिस्ट्रेटर, सारे इंपॉर्टेंट ड्राइवर। वीआईपी विजिट, स्ट्रांग रूम की चाबी और कैश काउंटिंग वीआईपी विजिट, पहले तो वीआईपी विजिट बंद करो। करेक्ट। सब जगह इनका इन्वॉल्वमेंट रखा गया। और ये जितनों के मैं नाम ले रहा हूँ इन सब की ये 20 से 22 हजार तक की सैलरी थी, कुछ की 12-12 हजार भी सैलरी थी। लेकिन अभी आगे देखिएगा आप, ये सारे के सारे अभी करोड़पति बनेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब हायरिंग वगैरह सारी जब पूरी हो गई तो उसके बाद मंदिर के अंदर प्रोसेस वगैरह सेट किए गए। रूल के हिसाब से मंदिर के अंदर जगह जगह दान पेटियां लगा दी गई। ये दान पेटियां जब भर जाती थी तो इनको ट्रस्ट और बैंक के 4 लोगों के सामने खोला जाता था और फिर इन पैसों को लोहे के बक्से में डाल के ताला लगा के मंदिर से 200 मीटर दूर जो फैसिलिटी सेंटर के बेसमेंट में इन्होंने एक जो रूम लिया था उसमें ले जाया जाता था। और इस रूम के अंदर सीसीटीवी की निगरानी में बक्सों को रख दिया जाता था, जिसको अर्जुन देव नाम का एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर संभालता था। और फिर इसके बाद इसी रूम के अंदर सीसीटीवी के अंदर 2 शिफ्ट में काउंटिंग करी जाती थी। एक शिफ्ट मॉर्निंग में 8 से दिन में 2 बजे तक रहती थी, दूसरी शिफ्ट 2 बजे से रात के 8 बजे तक होती थी। टोटल बाप रे, इतना ही काउंटिंग होती थी सुबह से लेके पूरा। 50 लोग इस काउंटिंग रूम में प्रेजेंट होते थे। 50 लोग। काउंटिंग के टाइम पे इन 50 लोगों में से 24 लोग सिर्फ पैसा गिनने वाले होते थे। ये कहने के लिए तो सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के लोग थे, लेकिन इनको ट्रस्टी के जो क्लोज थे उनकी सिफारिश से रखा गया था। और इन 24 लोगों के ऊपर 12 ट्रस्ट के बंदे निगरानी रखते थे और इन दोनों के ऊपर 14 लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के होते थे। तो दिखाया तो ऐसे जो काम कर रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि चोरी ना हो, उसके लिए पूरा अच्छा इन्होंने काम किया है। पर सब मिले हुए होंगे। टोटल 50 लोग इस तरीके से काउंटिंग करते थे। और कि भैया 50 है, जिसमें ये यहाँ के भी बैठे हैं,
सिर्फ काउंटिंग के इतने हैं, उसमें से इतने देख मतलब रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं। मल्टीपल लेयर्स हैं और हर हाँ। लेयर करप्ट है। पर उन्होंने जो लिए हैं लोग सब जगह पे, वो जान पहचान वाले ही हैं। सबके ऊपर सीसीटीवी लगे होते थे जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस संभालती थी। और जब ये काउंटिंग होती थी तो कहीं भी जाना अलाउड नहीं होता था, सिर्फ बगल में जो टॉयलेट था वहां जाना अलाउड था और सिर्फ खाना खाने के लिए अलाउड था। और ये जो 50 लोग थे जो काउंटिंग में इन्वॉल्व थे, इनमें सारे जुगाड़ से ही रखे गए थे। लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, टीनू यादव, ये सारे के सारे आपस में तो ये किसी को दिखता नहीं था कि जिनको रखा है ये सब रिश्तेदारी में कैसे आ गए हैं? कोई देखता नहीं था। जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉल्ट है। हाँ, वही तो हैरानी हो रही है। दूसरे को जानते थे, जो कोई किसी हेड का था भतीजा उसका था, उसकी कोई fault किसी का है। जीजा था, कोई किसी को वही 5 तो। साल पहले मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जुगाड़ से इनकी सबकी नौकरी लगी थी, तो कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू इनका वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं हुआ था। अब जब ये काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके कुछ दिन बाद ये लोग चोरी करना स्टार्ट करते हैं। इन लोगों को कुछ दिन में ही नहीं पता था कि मेन कैमरे किस जगह पे लगे हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, लोकल थे, तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन्होंने क्या किया, कुछ कैमरे जो लगे हुए थे उनका व्यू ब्लॉक किया। और जब ये व्यू ब्लॉक करते थे तो बाकी क्या करते थे कि 500 की गड्डी जेब में डाल लेते थे। और उसके बाद एज पर एनडीटीवी इन गड्डियों को वॉशरूम जाने के बहाने वही टॉयलेट में छुपा दिया जाता था। और जब पूरा दिन खत्म होता था तो गड्डियां निकाल के मंदिर से बाहर चले जाते थे। और कैसे गड्डियां कैसे निकाल सकते थे? बाथरूम क्योंकि वो तो जाके। चेकिंग होती है, बाहर निकलने से पहले चेकिंग नहीं हो रही। नहीं, I don't think so। फिर आपस में बांट लेते थे। काफी टाइम तक ये जो निकालना कोई आसान होता था, और वो भी हम हर तो बारी, employee हैं जी, क्योंकि हम तो जब भी एम्प्लॉय होता है, जैसे बाथरूम में ही जाना अलाउड होता था, वैसे करनी होता, जब निकलते होंगे तो उनकी नहीं, चेकिंग नहीं होती होगी। नहीं, नहीं। मतलब जो चेकिंग वाले भी हैं वो भी मिले हुए हैं क्या? चेकिंग तो कोई नहीं होती निकलते वक्त। नहीं, ये जो काउंटिंग रूम में जो काउंटिंग कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हो यार? काउंटिंग रूम से बाथरूम में चले गए और बाथरूम काउंटिंग रूम इज दूसरी कहीं और बिल्डिंग, मंदिर में नहीं है, इन्हीं के हाथ में बेसमेंट था। किसी के अंदर है, वहां पे उनको अलाउ ही नहीं होता था पूरे दिन काउंटिंग करना। यही अधिकारी हैं, इनकी कोई इनके वो कुछ नहीं करते। समझ नहीं आया कि जब बाहर निकल रहे हैं सब काउंटिंग करने के बाद, तो कोई चेकिंग नहीं करा पूरी इनकी? ये तो है। कर रहे थे, किसी को हवा नहीं लगी। लेकिन फिर ईयर 2025 के स्टार्टिंग में ट्रस्ट के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनको शक हुआ, क्योंकि सारे नोट के कंपैरेटिवली 500 के नोट की जो गड्डियां थी वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी बाकी नोटों के कंपैरेटिवली। तो ट्रस्ट के ऑफिशियल्स जो थे, 500 की, क्योंकि वो आसान होती है ना उठानी, गड्डी मोटी नहीं होती, ज्यादा पैसा छोटी गड्डी। उनको शक हुआ कि शायद कहीं चोरी ना हो रही हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, उनके साथ मिलके एसओपीज बनाई, जिसमें इन्होंने कुछ रूल सेट किए। और रूल ये थे कि इनको बिना जेब वाले कपड़े पहनाए जाएंगे। ओह गुड। दूसरा ये था कि सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के कुछ और एक्स्ट्रा गार्ड जो होंगे उनको भी काउंटिंग रूम में लगा दिया जाएगा। रैंडम चेक्स किए जाएंगे, उनकी भी डेट वगैरह मेंशन कर दी गई। रैंडम चेक्स क्या, जो आ रहा है उसके हमेशा चेक करो, जो आ रहा है जो जा रहा है सबके चेकिंग होनी चाहिए, बिना चेकिंग के जाना ही नहीं चाहिए। और ये कहा गया कि 180 दिन तक की जो सीसीटीवी फुटेज होगी उसको सिक्योर करके रखना ये मैंडेटरी होगा। अब ये एसओपीज वगैरह बंद तो गई, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कोई भी रूल ही फॉलो नहीं हुआ। जो बिना पॉकेट के कपड़े पहने थे वो फॉलो नहीं हुए। 180 दिन क्यों नहीं हुए? की जो फुटेज सिक्योर करके रखनी थी उसकी बजाय 45 डेज की फुटेज स्टोर करके रखी जाने लगी। हद हो गई। बाकी सब डिलीट कर दी जाती थी। घर जाते टाइम जो तलाशी वगैरह करनी थी वो भी नहीं हुई। अब रूल्स तो फॉलो नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके गड्डियां उठा रहे थे, इसको करना भी डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा गार्ड्स वगैरह भी आ गए थे काउंटिंग रूम में। तो ये सारे लोगों ने मिलके एक नया तरीका इजाद किया पैसे चोरी करने का। देखिए, राम मंदिर के अंदर जब दान पेटी खोली जाती है तो उसमें मिक्स नोटों का ढेर निकलता है। इसमें 10 के, 50 के, 500 के सारे नोट मिक्स रहते हैं। तो पहले इनको छांट के अलग अलग गड्डियां बनाई जाती हैं और फिर हर गड्डी में ठीक 100 नोट रखे जाते हैं और फिर उसके बाद गड्डियां गिनी जाती है ताकि नोट गिनने में आसानी हो। मान लो अगर मतलब 100 की गड्डियां बनाते हैं वो सबकी। 500 रुपए की गड्डी है तो उसमें 500 के 100 नोट होंगे, मतलब कि 50,000 रुपए होंगे। तो इस चीज के अंदर इन लोगों ने क्या तरकीब निकाली, जो 100 नोटों की अलग अलग गड्डियां होती थी, उन गड्डियों में इन्होंने 100 की जगह 500 की डाल दी, 100 से ज्यादा नोट डाल दिए, 120 नोट डाल दिए। अब इससे हुआ ये कि मान लो अगर 500 रुपए की गड्डी है उसमें 100 नोट होने चाहिए थे, तो उसकी जगह इन्होंने 120 नोट उससे क्या होगा? डाल दिए। तो उसमें 50,000 की जगह 60,000 रुपए हो गए। लेकिन ऊपर से जब निकालेंगे वाउचर बन बाद रहा है में। तो उसके ऊपर 50,000 ही लिखा जा रहा है, जबकि फिर? उसके अंदर 60,000 है। पर चोरी कैसे करेंगे? निकाल लेंगे ना उतना। पैसे निकालेंगे बहुत कैसे? काउंटिंग में उनको 100 नोटों की गड्डियां समझ के काउंट किया जा रहा है। उसमें किसी को ये नहीं पता कि उसके अंदर 120 नोट डाल रखे हैं। और इन गड्डियों का जो वाउचर बनाया जाता था, इसका काम अनुकल्प मिश्रा के पास था। और जब ये सारी चीजें बन जाती थी, गड्डियां बन जाती थी, गड्डियों के अंदर ज्यादा नोट पड़ जाते थे, वाउचर बन जाते थे, तो मंदिर से इन नोटों की गड्डियों को बैंक ले जाने का जो काम था वो रत्नेश, गगनदीप और टिन्नू लेके जाते थे। और वो रास्ते में करते थे? बाप रे, ओ माय गॉड। ये लोग क्या करते थे कि डिपॉजिट करने से पहले ही गड्डियों में जो एक्स्ट्रा नोट होते थे बैठ बैठ के हर एक गड्डी से निकालते थे। तो इतनी अक्ल नहीं होती थी कि इतने बजे ये निकल रहे हैं, इतने घंटे रास्ते का ड्राइव होना चाहिए, इतने मिनट में इनको पहुंचना ही पहुंचना होता है। ये तो कॉमन सेंस है कि रास्ते के अंदर कोई चोरी ना कर ले। कितनी तो मूवियां हमने देखी हुई है ऐसी।
नहीं को था निकाल paper लेते इसमें। थे, तो इसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाता था। हैं? मंदिर के अंदर 120 नोटों को 100 नोट का वाउचर लगा दिया जाता था और बैंक में बाप रे, क्या दिमाग लगा 100 रहे नोट हैं जाके लोग जमा कर दिए थे चोरी और के बीच लिए। में जो 20 नोट थे उनको बीच में निकाल लिया जाता था। तो ये तो बहुत ही चोरी। दिमाग, इतना मतलब किन को रख लिया, इतने भयंकर चोरों को रखा हुआ है जो एक तरफ मुश्किल जब आती है तो दूसरा उन्होंने इतना वो किया जो सोच ही नहीं नहीं सकते। ये वो लोग थे जिनको ये भी नहीं दिखा कि ये डोनेशन का हाँ, पैसा है, गरीब उसको आता चोरी है। कर, हाँ, डोनेशन के पैसे को भगवान चोरी कर रहे हो जो जो भगवान के लिए। भगवान के लिए दिया गया है कि भगवान के अच्छे काम करने के लिए मंदिर को और हाँ। अच्छा बड़ा भव्य बनाओ, उसका एरिया आसपास का और अच्छा करो, उस टाइप से इसको सबसे बहुत अच्छा इनको मंदिर मेजर बनाओ। पाप लगेगा भाई। और इनको शर्म ही नहीं आई कि उस मंदिर के लिए जिसके लिए इतना लोगों ने अपनी जानें गंवाई उस मंदिर को बनाने के लिए कि भैया यहाँ पे हमारे श्री राम, उनको यही नहीं शर्म आ रही। और ऐसी चालाकी कि उस गड्डियों में डाल दो ज्यादा, फिर रास्ते में जब जा रहे हैं बैंक में रोक के हम उसमें से निकाल के खाएंगे। बाप रे, मैं तो सोच ही नहीं सकती। मैं तो कह रही हूँ, मैं जब अयोध्या ट्रैवल करा था जैसे मैंने बताया, तब मैं जो जिस तरह का सिस्टम मैंने अंदर जाकर देखा तब मुझे गुस्सा आया कि चल क्या रहा है। जो अंदर मंदिर में किसी लोगों को तो पूरी मूर्ति के परत कर दिया और हम लोग इतनी दूर खड़े हैं जस्ट बिकॉज। और वो लोग कौन से ऐसी जान पहचान के थे, देखने में तो वो ऐसे लोग लग रहे थे, वो लग रहे थे कहाँ सड़क छाप लोग हैं, वो समझ नहीं आया वो कहाँ के वीआईपी थे। मैं तो ये देख के हैरान थी। पर बाय गॉड, अब इसके आगे का भी देखेंगे, वो आपको सिल्वर मेंबर में मिल जाएगी वीडियो। इसके आगे का आप देखते हैं क्या हुआ, कैसे पकड़े गए और अब कहाँ तक देखिए, स्टेज पे हैं कि निकल लोग जाएंगे ये लोग लोग। जो लाइन में लग रहे हैं दर्शन के लिए लग रहे हैं, मगर दर्शन तो आप करने नहीं दे रहे हैं। नहीं करने देते। क्योंकि जब आप अंदर घुसते हो आगे तो सारे वीआईपी आते हैं, तो आप दर्शन कहाँ से करें? यू कांट डू दर्शन, राइट? दैट्स अ प्रॉब्लम। और उन वीआईपी में से भी कई इतने स्पेशल वीआईपी हैं कि वो खाली वो जो रेलिंग होती है कि उससे दूरी सबने रहना है, वो उससे नहीं, वो जहां पे वो अंदर में मूर्ति जा है रहे वहां होते हैं, तक वो पहुंचे तो अंदर होते जा हैं, रहे बिल्कुल होते हैं। पंडित जहां होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। उनमें तो वो वीआईपीज भी थे और उनकी पंडित ही फोटो खींच रहा है। राइट। पंडित ही खड़े होके उनकी भगवान जी की मूर्ति के साथ फोटो ही खींच रहे हैं। और पूरी बाकी पब्लिक को बोला गया कि फोन नहीं लेके जा सकते। हमारा फोन ले लिया था उन्होंने। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे पता चला, क्या हुआ, पूरा वो सिल्वर मेंबर में आपको जो है मिल जाएगी वीडियो। बहुत ही शॉकिंग है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।